सबसे पहले हाँ, ये वीडियो शुरू करने के पहले ना मैं एक बात आपको बता देना चाह रहा हूँ। जितने भी लोग जो है ना वीडियो देख करके या इंटरनेट पे मेरी वेबसाइट देखते हैं या मेरे बारे में जिनको पता चलता है और जिनको मुझे दिखाना है, मैं सबको इस वीडियो के माध्यम से अभी सबसे शुरू में बता दे रहा हूँ कि देखो क्या है, जिनको भी मुझसे मिलना है या मुझे दिखाना है या मुझसे कॉल पे बात करनी है, जो भी चिकित्सा से संबंधित जो भी काम है, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9893208180, ये नंबर जो है ये इसीलिए दिया गया है कि भाई आप लोग इस पे फ़ोन कर लो और अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को मुझे दिखाना है तो ये नंबर है, आप इस पे कॉल कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, मैं अवेलेबल हूँ नहीं हूँ वहाँ से आपको पता चल जाएगा और सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी, है ना। तो ये मुझे पहले इसलिए बताना था क्योंकि अब सब लोग जो फोन कर रहे हो ना, आप लोग यही पूछ रहे हो और कई लोग तो यूट्यूब पे ये पूछते हैं कि हम किस तरह से कांटेक्ट करें, तो भाई यही बात है ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाय, कैसे हैं? आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक ये है कि क्या फिस्टुला के ट्रैक में से फीकल मैटर आ सकता है। फीकल मैटर किसे कहते हैं? फीकल मैटर मतलब कि मोशन या मल, या जिसे आप बच्चों की भाषा में पॉटी कहते हैं। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि फीकल मैटर जो है वो फिस्टुला के ट्रैक में से आने लगे? क्या हो अगर कि जैसे मान लो किसी पेशेंट को फिस्टुला है और उसके फिस्टुला में जब वो मोशन करने बैठे तो मोशन तो हुआ ही हुआ, लेकिन फिस्टुला के ट्रैक में से भी मोशन निकल आया। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है ऐसी? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, है ना। तो क्या है? पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। फिस्टुला के ट्रैक में से फीकल मैटर आ सकता है, लेकिन उसकी कंडीशनल बात है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि हर फिस्टुला में से फीकल मैटर आ सकता है, लेकिन वो कंडीशनल है। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है। और यदि कंडीशंस की मैं बात करूं तो आपको सबसे सीधा जवाब मैं ये बताऊं कि फिस्टुला अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए, फिस्टुला अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए, उसका इलाज ना किया जाए, वो कॉम्प्लिकेट होने लगे, तब ऐसी स्थिति बन सकती है। हर फिस्टुला में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो क्रॉनिक फिस्टुला हो जाते हैं, जिनका इलाज नहीं होता है या ठीक से इलाज नहीं होता है, ठीक से ऑपरेशन नहीं होता है, या कोई होगा ऑपरेशन फेल हो जाता है, ऐसी स्थिति में मोशन जो है वो फिस्टुला के ट्रैक में से आ सकता है। एक बात। दूसरी बात ये कि मोशन जो है वो फिस्टुला के ट्रैक में से आता है, लेकिन वो फिस्टुला नहीं होता है। कैसे मैं ऐसा बोल रहा हूं? आश्चर्य की बात है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, उसकी एक वजह है। समझाने के लिए फिस्टुला का ट्रैक बोलना पड़ता है, एक्चुअली में फिस्टुला का ट्रैक होता नहीं। देखो क्या होता है, कभी कभी मोशन के रास्ते के बगल में फोड़ा होता है, जो कि एक नॉर्मल फोड़ा हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फोड़े शरीर में हो सकते हैं और मोशन के रास्ते के अगल बगल आपने भी या आपकी जान पहचान में कभी भी आपने बच्चों में ज़्यादातर अनुभव किया होगा कि मोशन के रास्ते के अगल बगल जो बटक्स होते हैं उनमें फोड़े होते हैं। बच्चों को कितने सारे फोड़े होते हैं आप तो जानते हैं, है ना। ये हो गया। लेकिन उन्हीं में से कोई फोड़ा अगर मोशन के रास्ते के बगल में हो गया, जिसको आप बाल तोड़ कहते हो, बाल तोड़ हो सकता है क्योंकि वहां पे हेयर्स होते हैं, हेयर टूट जाता है, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है और वहां पे एक एब्सेस बन सकता है, जो कि एब्सेस ही कहलाता है। ठीक है। अब फिस्टुला और एब्सेस जो है ना वो बहुत ही, मतलब कहना चाहिए कि भाई भाई टाइप का हिसाब है उनका। मतलब वो बिल्कुल सेम ट्विंस हैं वो। जैसे ट्विंस बच्चे कैसे एक से दिखते हैं और एक से लक्षण भी होते हैं, एक साथ खेलते कूदते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, पसंद भी एक सी होती है, बिल्कुल एब्सेस और फिस्टुला ये दोनों ही ट्विंस हैं, समझ लो आप, है ना। तो मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जो एब्सेस होता है, तो कभी जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और वो ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता है ना। कभी ड्रेसिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इलाज किया नहीं किया, कभी 2-3 दिन दवाई खाई बंद कर दी, फिर 5-7 दिन खाई फिर बंद कर दी, थोड़ा बहुत सूखा ठीक छोड़ छाड़ दिया, या कोई उसमें सर्जिकल प्रोसेस हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे केस मैंने देखे हैं कि कुछ मतलब नॉर्मली फिस्टुला कह रहा हूँ, नॉर्मल से किसी एब्सेस में एक बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो एक अलग बात है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसे मैंने केस देखे हैं। तो कभी कभी ऐसे केस भी जो फोड़ा होता है वो गहराई बहुत ज़्यादा ले लेता है और इन्फेक्शन अंदर होने की वजह से कभी कभी वो जाके ऊपर कनेक्ट हो जाता है जहां मोशन इकट्ठा होता है और वहां मुंह बना लेता है। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक तो फिस्टुला वाला मैंने आपको बताया, और ये मैं जो एब्सेस वाला मैं आपको बता रहा हूं। तो अब किस तरह से होता है, देखो फिस्टुला जो होता है शुरू शुरू में तो उसकी इंटरनल ओपनिंग बहुत छोटी होती है,
छोटी होती है इन द सेंस कि जब वो शुरू होता है तो मोशन के रास्ते में छोटा सा एक फुंसी होती है, वहां पस बनता है और वो पस जो है गड्ढा करते करते धीरे धीरे बाहर होता है। लेकिन अब ये ओवर द टाइम जब क्रॉनिक होता है, जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो ऑब्वियसली जब कोई बैक्टीरिया टिश्यू को खा रहा है तो वो तो खाएगा, गड्ढे को बड़ा करता जाएगा। तो क्या होता है, कभी कभी इंटरनल ओपनिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें फीकल मैटर घुसने लगता है। देखो छेद बहुत छोटा होगा तो उसमें से कोई भी बड़ा पार्टिकल जो है उसमें से आ नहीं पाएगा, लेकिन छेद जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसमें चीज़ें फंसने लगेंगी, चीज़ें रुकने लगेंगी। जो मोशन उसके ऊपर से निकलता है तो उसमें फंसता है, भरता है, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर वो प्रॉपरली अंदर घुस जाता है। जब आप जोर लगाते हो तो वो हर रास्ते में घुस जाएगा, जो उसको बड़ा छेद मिलेगा जहां से वहां से घुस जाएगा। ऐसे केसेस जो होते हैं ना, आम तौर पे जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं उनको होता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट हैं उनको होता है, प्रोक्टाइटिस वाले पेशेंट हैं उनको होता है ना, या कोई एसटीडी डिसऑर्डर डिजीज जिनको होती है उनको होता है। मतलब कई तरह के बीमारियों का कोई अंत नहीं है ना। तो वहाँ के इतनी जो कहना चाहिए थोड़ा सा सामान्य से हटके जो बीमारियां हैं, कभी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें इंटरनल ओपनिंग काफ़ी बड़ी हो जाती है और उसमें से मोशन घुसने लगता है ना। ये दो ही चीज़ें होती हैं, फिस्टुला में भी ऐसा ही होता है और एब्सेस में भी ऐसा ही होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। देखो क्या होता है, इस तरह के जो केस होते हैं ना, ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनको ठीक करने का कोई सीधा और एक तरीका नहीं होता है। इनको ठीक करने के लिए लगातार थोड़ा सा R&D करना पड़ता है पेशेंट के हिसाब से, क्योंकि हर केस अलग होता है ना। इस तरह के जो केसेस होते हैं इसमें सेकेंडरी पैथोलॉजीज, जो मैंने आपको बीमारियों के बारे में बताया जिनकी वजह से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो सेकेंडरी पैथोलॉजी कहते हैं उसको। तो सेकेंडरी पैथोलॉजीज को भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे ट्यूबरकुलर भी, कभी मैंने एक वीडियो बनाया था पहले ट्यूबरकुलर का, वो भी ऐसे होता है। तो कभी वो सेकेंडरी पैथोलॉजी भी हमको ट्रीट करनी पड़ती है और ये वाली पैथोलॉजी भी हमको ट्रीट करनी पड़ती है जो कि फिस्टुला हुआ है ना, या एब्सेस में इन्फेक्शन होकर और परफोरेट कर गया है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी हमको कोलोस्टमी की जरूरत भी पड़ सकती है। कोलोस्टमी की जरूरत क्या, कोलोस्टमी मतलब कि अब देखो क्या होता है कि मोशन यदि फिस्टुला में घुसता रहेगा तो इन्फेक्शन उसमें होता रहता है, लगातार होता रहता है। आज आपने आप उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सुबह आपने मोशन किया, थोड़ा सा फीकल मैटर उसमें घुस गया, इन्फेक्टेड हो गया। वो वुंड जो है वो क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्टिव मटेरियल नहीं होना चाहिए जो कि इन्फेक्शन को वहां पे बढ़ाता जाए। हमको इन्फेक्शन कम करना है ना, तभी तो ठीक करेंगे। तो सबसे पहले कभी कभी ऐसी जरूरत होती है, अधिकांश केसों में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ खास केसेस में ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें कोलोस्टमी करना पड़ता है। मतलब कि मोशन के रास्ते से आंतों का रास्ता बदल के और पेट के रास्ते से एक रास्ता बना देते हैं और उसमें से मोशन जो है बाहर निकलता है, और मोशन का रास्ता जो है उसमें फीकल मैटर फिर कुछ दिन तक नहीं आता है जब तक कि फिस्टुला हम ठीक नहीं कर लेते, है ना। एक तो तरीका यह है उसमें इन्फेक्शन रोकने का। दूसरी बात यह है कि अब इस तरह के केस में क्षार सूत्र किस तरह से हो सकता है। तो देखो क्या होता है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस तरह के केस को करने का कोई एक तरीका नहीं होता है, तो क्षार सूत्र में भी कोई एक तरीका नहीं है ना। तो क्षार सूत्र तो करते हैं। क्षार सूत्र का मतलब जो थ्रेड होता है, मेडिकेटेड थ्रेड क्षार का, उसको तो अप्लाई करते हैं, वो तो बात सही है। लेकिन इसके साथ और भी चीजों का यूज इसमें होता है, कर सकते हैं, होता भी है। जैसे कि क्षार पिचू का यूज इसमें होता है और क्षार वर्ती का इसमें यूज होता है, या जो लिक्विड क्षार होता है, जो मेडिसिन लिक्विड होती है, उसको भी कभी कभी ट्रैक में पुश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां पे नई ब्लड सप्लाई हो, इन्फेक्शन क्लियर हो और वुंड हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो, है ना। ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारा वहां पे। क्षार सूत्र तो खैर चलो, क्षार सूत्र तो एक नाम हो गया, लेकिन मैंने जो ये सारी चीजें आपको बताई, इसमें क्षार सूत्र भी कई तरह के हम यूज करते हैं। कभी जैसे हमको लगता है उदुम्बर का यूज करना है तो हम कभी उदुम्बर का करते हैं, कभी हमको लगता है हीलिंग अच्छी होना चाहिए तो हम वटक्षीर क्षार सूत्र का भी यूज करते हैं। अलग अलग तरह के अर्कक्षीर का भी क्षार सूत्र यूज किया जाता है। तो सिचुएशनल होता है। ऐसी बीमारियों में मैंने जैसे पहले भी बताया कि कोई एक तरीका नहीं है ठीक करने का। इसी तरह से कोई एक क्षार सूत्र भी इसमें अप्लाई नहीं होता है, कंडीशनल है। कभी हमको लगता है किस तरह के क्षार सूत्र की जरूरत है तो हम डालते हैं, कभी हमको लगता है कि नहीं इसमें क्षारवर्ती की जरूरत है तो हम लगाते हैं, कभी लगता है कि नहीं इसमें क्षार पिचू डाल देना चाहिए। पिचू मतलब एक बत्ती जैसा है वो भी डाल देते हैं, वर्ती भी एक बत्ती जैसी होती है वो भी डाल देते हैं। कभी कभी लिक्विड क्षार ही कभी कभी पुश करना पड़ता है, ये कंडीशनल होता है।
तो ये ट्रीटमेंट का उसका एक कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव होता है। हम इस तरह से उस चीज को फिर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये कि इसकी ठीक होने की संभावना कितनी है, तो देखो क्या है कि इस तरह का जो केस है ना, ये काफी समय लेता है ठीक होने में, है ना। ये एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। जैसे कि मैं अपने सारे वीडियोस में कहता हूं कि फिस्टुला 1 सेंटीमीटर 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, एक रूल टाइप का है कि हाँ फिस्टुला जो है 1 सेंटीमीटर 1 हफ्ते में ठीक होता है। लेकिन ये जो केस है, इस सिचुएशन में ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है। 1 हफ्ते में 1 सेंटीमीटर ये रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि यहां पर हम टोटली डिपेंडेंट हैं वुंड हीलिंग प्रोसेस पे। और अगर सेकेंडरी पैथोलॉजीज हैं, पेशेंट को और भी कोई दिक्कत है, तो फिर वो भी इलाज में इंटरफेयर करता है, वुंड हीलिंग को डिले करता है ना, और मेडिसिन के रिस्पॉन्स को कम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है और जो रिस्पॉन्स का जो हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इतने दिन में इतना हीलअप हो जाना चाहिए, थोड़ा सा डिले होता है वो। ठीक है, अब कितना डिले होता है इसका कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि ये कितना डिले हो सकता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है कि कितने दिन में कौन सा घाव भर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल फिस्टुला की तरह का केस नहीं है, ये एक स्पेशल केस आप कह सकते हैं। और स्पेशल केसेस में कंडीशंस भी स्पेशल होती हैं और रिस्पॉन्स भी स्पेशल ही मिलेगा, क्योंकि केस ही ऐसा है। तो इस तरह के केसेस में आप दिन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने दिन में इतना हो जाएगा, इतने दिन में इतना, या इतने दिन में इतना। एक बात हो गई है ना, तीसरी बात हो गई, 3 बात बता दी। चौथी बात यह है कि इस तरह के केसेस में रिकरेंस की संभावना होती है। अगेन मैं यहां कहूंगा कि यदि आप क्षार का प्रोसेस करवाते हैं, यदि आप इसमें क्षार सूत्र का या क्षार सूत्र के साथ जो मैंने और भी चीजें आपको बताई, ये तो खैर हमारे ऊपर है कि कब हमें किस चीज का यूज करना है, लेकिन वो थेरेपी एक ही आप मान के चलो कि वही एक थेरेपी होती है। क्षार सूत्र थेरेपी में ही ये सारी चीजें चेंज हो के टाइम टू टाइम हम इसका यूज करते हैं। तो कंपैरेटिवली दूसरे प्रोसेस से क्षार सूत्र का प्रोसेस यदि आप इसमें कराते हैं, तो चांसेस ज्यादा हैं कि रिकरेंस रेट कम होगा, है ना। रिकरेंस रेट उतना नहीं होगा जितना कि दूसरे प्रोसीजर्स में होता है, मतलब नॉर्मल सर्जरी जो होती है उसमें जितना रिकरेंस रेट इसका होता है, उससे आपको इसमें क्षार सूत्र में रिकरेंस रेट कम मिलेगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट का जो तरीका है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें मल्टीपल टाइम्स हमको एडजस्टमेंट करने की सुविधा मिलती है कि कभी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसे उस समय सुधार सकते हैं। ये वन टाइम सर्जरी नहीं है, ये ओवर द टाइम ग्रेजुअली होने वाला प्रोसेस है, वीकली। तो इसमें सक्सेस होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि हम गलतियों को हफ्ते दर हफ्ते पकड़ सकते हैं। कोई हफ्ता अगर क्षार सूत्र डला है तो अगले हफ्ते अगर उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, यदि वो चेंजेस नेगेटिव हैं, तो हम उनको हटा सकते हैं, हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं। किसी मेडिसिन की जरूरत है तो हम दे सकते हैं, कुछ चेंजेस की जरूरत है प्रोसीजर में तो हम कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास मल्टीपल सिटिंग्स होती हैं, मल्टीपल चांस होते हैं, जिसमें कि हम देख सकें कि बीमारी कहाँ बिगड़ने वाली है, हम उसको बिगड़ने से पहले ही पकड़ लें। ऐसे हमें चांस मिलते हैं इस तरह के प्रोसेस में, इसीलिए इसमें सक्सेस रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं सामान्य से, और रिकरेंस रेट कम होता है सामान्य सिचुएशन में। ये बात है ना। तो इस तरह का यदि केस है, और मैं अगेन फिर मैं आपको बताऊं कि मतलब फिस्टुला को आप इस स्टेज पे ना लाएं तो अच्छा है, इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लाना चाहिए। मतलब आप, जैसे मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूं, सभी पेशेंट को मैं बोलता हूं कि भाई ऐसे काम मत करो जिससे कि फिस्टुला कॉम्प्लिकेट हो जाए, क्योंकि ये इतना बुरी तरह से कॉम्प्लिकेट होता है ना कि देखो, हम तो चलो डॉक्टर हैं, हम तो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, आप आएंगे तो हम आपका इलाज भी करेंगे, आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो हमारे बस में आएगा हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो फिर हमको तो इलाज करने में कुछ नहीं, हमको तो करना, कष्ट पेशेंट को होता है, कष्ट आपको होगा, है ना। तकलीफ तो आप ही को होनी है ना। आज जो चीज 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ठीक होने वाली है, आपने उसे बढ़ा लिया है, तो हमारे लिए तो चलो ठीक है कि 2 हफ्ते का काम 6 हफ्ते का हो गया, 8 हफ्ते का हो गया, हमें तो करना है, हम तो बैठी करने के लिए हैं। लेकिन जो आपको डिस्कम्फर्ट है, वो आपको जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते लेना था, वो आप जबरदस्ती 6-8 हफ्ते लेते हैं उसको, जिसका कोई मतलब नहीं, है ना। और इस तरह का कॉम्प्लिकेशन हो गया तो फिर तो भगवान ही मालिक, फिर पता ही है, बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है ना, फिर समय भी लगता है, कष्ट भी होता है। तो इस तरह से अपने को काम नहीं करने, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि ये सिचुएशन बन जाए,
ठीक है, इस वीडियो में आपको मुझे यही बताना था, इसी कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा था। अब मैं फिस्टुला के धीरे धीरे आपको कॉम्प्लिकेशंस का वीडियो बना के दूंगा कि फिस्टुला में कॉम्प्लिकेशंस किस तरह के आते हैं, क्योंकि मैंने कई बार कई तरह के वीडियोस मैंने फिस्टुला के काफी बना दिए हैं, कई टाइप के फिस्टुला मैंने बता दिए हैं, और हर टाइप के फिस्टुला के ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बहुत कुछ मैंने फिस्टुला के बारे में बता दिया है। अब आप इस स्टेज पे हैं, आप इस पड़ाव पे हैं कि आपको मैं आगे बताऊं फिस्टुला के बारे में। अब हम फिस्टुला के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएंगे, है ना। अब मैं कुछ कुछ आपको बीच बीच में फिस्टुला के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा कि फिस्टुला में कॉम्प्लिकेशन किस तरह के हो सकते हैं यदि हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ये कॉम्प्लिकेशन कैसे होता है, कैसे दिखता है, कैसे इसको ठीक करते हैं, इसके ठीक होने की संभावना कितनी है, इसमें समय कितना लगता है, सारे कॉम्प्लिकेशंस की बात मैं धीरे धीरे आपके साथ करूंगा, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए टाटा।